नमस्कार, आदाब, सलाम, राम जोहार, सत श्री अकाल। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। आज वीडियो री एग्ज़ाम के लिए पेपर सेट पेपर 2 लेके आया हूँ। ये देखो बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए, क्योंकि अभी वीडियो की नई वैकेंसी भी रिलीज हो चुकी है। वो सारे का सारा यही पैटर्न रहेगा, यही सब चीज़ें हैं। और जो बच्चे वीडियो री एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं उनके लिए तो एक रामबाण के तौर पे काम करेगा। ठीक है भैया, चलिए शुरुआत करते हैं आज की एकदम एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आज ना एकदम छटे हुए प्रश्न लेके आया हूँ, धुआंधार तरीके से बैटिंग करनी है आज। चलिए, दिए गए कथन, ज़्यादातर कथन निष्कर्ष हैं क्योंकि 7 से 8 क्वेश्चन अपने को देखने को मिलेंगे, पेपर में देख लेना जाके वहाँ पे। आगे कह रहा है कि विचार करें और निर्णय लें कि कौन से अनुमान कथन के अंतर्निहित है, उसके अंदर छुपे हुए हैं। ठीक है, कथन स्टेटमेंट है मेरा, वो पढ़ते जाओ। बहुत धीरे धीरे इस एक एक लाइन को समझते हुए प्यार से आगे बढ़ेंगे। ठीक है भैया। आगे कह रहा सेमीफाइनल क्रिकेट मैच में दोनों सलामी बल्लेबाजों को जल्दी खो देने पर मध्य क्रम के बल्लेबाजों पर रन बनाने का भारी दबाव था। समझना मेरी बात को। क्वेश्चन वाला ये कह रहा है, उसने स्टेटमेंट दिया कि जो सलामी बल्लेबाज, जो ओपनर आते वो दोनों आउट हो गए। ठीक है, दोनों आउट हो गए। अब मध्य क्रम का जो मिडिल ऑर्डर होता है ना बैटिंग का, उन बल्लेबाजों पर रन बनाने का भारी दबाव था। कंक्लूजन से शुरुआत करते हैं। कंक्लूजन ए, दोनों सलामी बल्लेबाजों में कोई भी खेलने नहीं आया था। मेरे भाई मेरे दोस्त, ऐसा थोड़ी होता है कि जैसे गांव का बैच थोड़ी है कि आप आए, मन से नहीं आए और चले गए। ऐसे मान लो आप हो, आपने एग्ज़ाम की तैयारी की, ठीक है, आपके एग्ज़ाम ने तैयारी की, करने के बाद आप पेपर देने गए। क्या आप वहाँ जाके ये बोलोगे कि नहीं हम तो पेपर देने नहीं आए थे भैया? अगर मान लो फेल और पास एक बात अलग है, लेकिन आपने शिद्दत से दिया ना, हाँ या ना? वैसे यही बात है, दोनों खेलने आए थे, लेकिन ऐसा थोड़ी है सलामी बल्लेबाजों ने कोई भी खेलना नहीं आया था। ये वाली बात तो बिल्कुल गलत हो जाएगी। दूसरी बात करो, नियमों के अनुसार सेमीफाइनल मैच में सलामी बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए मध्य क्रम के बल्लेबाजों को मौका देना चाहिए। ऐसा कुछ होता है? ऐसा कोई भी क्रिकेट के अंतर्गत कोई नियम है कि नहीं भाई सेमीफाइनल में ओपनर नहीं खेलेगा, सेमीफाइनल में ओपनर नहीं खेलेगा? कौन खेलेगा? मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज खेलेगा। कोई भी ऐसा नियम नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात देखो, पूरी जो टीम होती है वो पूरी टीम का कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी गेम को खेलने के लिए। ऐसा थोड़ी होता है कि इसको मौका देना चाहिए, अब इसको मौका देना चाहिए। जब टॉप 11 की टीम बन जाती है ना, ठीक है, तो फिर सबको मौका मिलता है। इसके ऐसा कोई नियम है नहीं है, इसलिए ये भी गलत। दूसरी बात, मतलब अगली बात, आगे बोल रहा है सलामी बल्लेबाज रन बनाने के लिए बिल्कुल भी दबाव नहीं था, इसलिए वो जल्दी आउट हो गए। ये वाली बात भी गलत है। ठीक है, मान लो कोई स्कोर को टारगेट कर रहे हैं तो हर एक प्लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि नहीं होती है कि उसको अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहिए। इसलिए ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि सलामी बल्लेबाज हो चाहे मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज हो, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि क्या होता है, टीम को एक साथ ले जाके जिताना। ठीक है मेरी बात, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग भी देखोगे तो भी गलत हो जाएगा मेरे भाई। चलो आगे देखो, विपक्षी पारी के सलामी बल्लेबाज को जल्दी आउट करने में सफल रहे। विपक्षी के बाद कॉमा लगा होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, जो विपक्षी हैं पारी के सलामी बल्लेबाज को जल्दी आउट करने में सफल रहे। ठीक है, ये वाली बात बिल्कुल सही है। जो भी बॉलिंग करने वाली टीम थी उसने क्या हुआ, वो इस काम में सफल रही है कि उसने सलामी बल्लेबाज थे उनको आउट कर दिया। ये वाली बात बिल्कुल सही है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि बैटर को मौका नहीं मिला, मौका आगे देना चाहिए, कि वो खेलने के मूड से नहीं आए थे, है ना, कि उन पर दबाव नहीं था। ये सब सारी की सारी बातें गलत है। इसका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा एनालॉजी का एकदम आसान क्वेश्चन है। एक ऐसे क्वेश्चन आपको 10-12 क्वेश्चन ये भी देखने को मिलेंगे, एकदम रद्दी से सवाल। ठीक है, अब आप यहाँ देखो तो आपको देखने को मिलेगा 7 से 56 बन रहा है। ठीक है, अगर हम एक चीज़ देखें, 7 मल्टीपल 8, वो 7 + 8, 7 + 1, तो ये क्या हो जाएगा, 7 मल्टीपल 8, 7 × 8 = 56। ये चीज़ हमारी हो जाएगी। दूसरी बात, अब 72 कैसे बन सकता है मेरे भाई? तो 72 होता है 8 और 9 का मल्टीपल, तो यहाँ पे 8 हो सकता है। ठीक है, और 8 + 1 बराबर 8 मल्टीपल 9 बराबर 72। तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है सर? 8 बनाने की। ठीक है, ये तो आसान था।
आगे बढ़ो। अच्छा, ये क्वेश्चन फिर प्यारा सा आ गया, एक बार क्वेश्चन को देखो अच्छे से, मैं साइड में हो जा रहा हूँ और आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। चलो देखो, स्टेटमेंट हमारा दिया है, स्टेटमेंट है डीजल और पेट्रोल की कीमतों में बहुत अंतर नहीं है, ये वाली बात बोल रहा है स्टेटमेंट वाला। जो भी पेट्रोल की कॉस्ट है और डीजल की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हालांकि डीजल वाहन बहुत अधिक प्रदूषण पैदा करते हैं, ये बात बिल्कुल सही बात है। डीजल वाहन जो होते हैं, जो भी व्हीकल्स हैं, वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रदूषण पैदा करते हैं और उनके मालिकों के लिए महंगे होते हैं। सीधी बात है, आप पेट्रोल की गाड़ी लेने जाओ, थोड़ी सी आपको सस्ती मिल जाएगी और डीजल गाड़ी आपको वही महंगी मिलेगी, सेम वर्जन का सेम चीज़ हो फिर भी। आगे बात करो, जिन्हें इनके रख रखाव पर भारी मात्रा में धन लगाना पड़ता है। और एक बात और है, जो डीजल गाड़ी होती है उसका सर्विसिंग चार्ज थोड़ा महंगा होता है, रख रखाव में धन लगाना पड़ता है, ये वाली बात भूली गई है। कार्रवाई, अपने को कार्रवाई देखो, फर्क ये क्या हुआ, ठीक है, हाँ कार्रवाई करनी है, इस पर कार्रवाई करनी है। देखो, एक दो तीन चीज़ें होती हैं, है ना, एक होता है जंक्शन, एक होता है इस पर कार्रवाई करना और एक होता है उसका कंक्लूजन, सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। और तर्क, एक तर्क और आता है इसी में। चलिए आगे आओ, कार्रवाई क्या करनी चाहिए उसकी बात करते हैं। सरकार को पुराने डीजल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक नीति बनानी चाहिए। देखो भाई, देखो, अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अगर खास अंतर नहीं है, ठीक है, वही चीज़ें वही रेंज में जा रही हैं, तो एक काम करना चाहिए, जो पुराने वाहन हो गए ना डीजल वाले, धीरे धीरे एक ऐसा सिस्टमेटिक वे लाना चाहिए कि उनको अपन क्या करें, हटा दें। हाँ, नीति बनाने की घोषणा करनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, ऑटोमोबाइल कंपनियों को डीजल वाहनों के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। देखो, यहाँ पे प्रेरित करना चाहिए, ये वाली बात सही है, और ये वो बंद कर देना चाहिए, ये नेगेटिव हो जाता। बात समझना मेरी, अगर सरकार सीधा ये लिख देता कि सरकार को बंद कर देना चाहिए तो गलत हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि इतनी जल्दी अपन एकदम वो नहीं कर सकते हैं। अब उसके लिए प्रेरित करना चाहिए, उसके लिए एक कोई पॉलिसी लानी चाहिए। अगर इस तरह की चीज़ें लिखी होती है तो वो क्या होती हैं, इसके फेवर में होती हैं। बात समझ रहे हो? तो ये वाली बात सही है कि सरकार को पुराने डीजल वाहनों को एक सिस्टमेटिक वे में, एक सिस्टम के अकॉर्डिंग ला के उनको बंद करना चाहिए। जो और ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं उनको डीजल वाले वाहनों को बिक्री पर और उनके प्रोडक्शन पे, दोनों पे क्या करना चाहिए, रोक धीरे धीरे लगा देनी चाहिए, ठीक है, प्रेरित करना चाहिए उसके करने के लिए। अब आओ दूसरी बात, कार खरीदने वाले लोग होते हैं को या तो पेट्रोल वाहन लेना चाहिए, ठीक है, उन्होंने बताया कि आप या तो पेट्रोल वाहन ले लो या फिर सीएनजी, या तो सीएनजी वाला ले लो, ठीक है, सबसे अच्छी रहती है, एवरेज भी अच्छा है और उसकी कॉस्टिंग भी कम हो जाती है सीएनजी की। आगे आओ, इलेक्ट्रिक बैटरी जैसे, और देखो सबसे बेटर है कि आप क्या चलाओ, इलेक्ट्रिक बैटरी वाले वाहन चलाओ, सस्ते भी पड़ते हैं, चार्ज बहुत सस्ते में चार्ज हो जाते हैं, चाहो तो अपने घर पे भी चार्ज कर सकते हो, ठीक है। जैसे स्वच्छ ऊर्जा वाले पर चलाने के लिए नई प्रौद्योगिकी वाहनों को खरीदना चाहिए, ठीक है, ये वाली बात बिल्कुल सही है कि या तो अपन पेट्रोल की गाड़ी खरीदें या सीएनजी वाली खरीदें, या फिर स्वच्छ ऊर्जा जो एकदम ग्रीन एनर्जी वाली होती है ना, इलेक्ट्रिक वाहन, ठीक है, ये भी आजकल आ रहे हैं और इनकी लिथियम बैटरी के साथ आ रहे हैं, आपको पता होगा ये चीज़, वो अच्छे होते हैं काफ़ी, और बैटरी भी काफ़ी 7-8 साल तक अच्छी चलती है, इसलिए इसका सेकंड बिल्कुल सही है, फर्स्ट इसका गलत है। नहीं, ये दोनों सही है मेरे भाई, क्योंकि सरकार का फेवर में जा रहे हैं। हाँ, दोनों सही है, क्योंकि सरकार पुराने वाहनों को हाँ हटा रही है, यहाँ पे ये वाली बात बिल्कुल सही है, और कंपनी को प्रेरित कर रही है, ये वाली बात भी सही है, और खरीदने के लिए दोनों बातें की, दोनों के दोनों सही है। फर्स्ट और सेकंड दोनों आंसर करते हैं, कार्रवाई फर्स्ट और सेकंड दोनों आंसर करती हैं, है ना, चलो कोई बात नहीं, करते हैं की बात है। नेक्स्ट आगे जाओ, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब तर्क का क्वेश्चन है, देखो पहला मैं लाया आपके लिए निष्कर्ष का, दूसरा कार्रवाई का, तीसरा तर्क का, एकदम वीडियो में हूबहू आने वाले क्वेश्चन, ठीक है। तर्क, आपको एक तर्क देनी है, हाँ में हाँ है तो क्यों हाँ है, नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। चलिए पहला कथन क्या कह रहा है, क्या शहरी क्षेत्रों में सभी विद्यालयों में शारीरिक प्रशिक्षण विषय और कक्षाएं समाप्त कर दी जानी चाहिए। देखो जो भी शहर के स्कूल हैं उनमें जो फिजिकल ट्रेनिंग होती है उसको क्या करना चाहिए, उनके विषय को और कक्षाएं जो भी क्लास लगती है उनकी और जो भी सब्जेक्ट है उसको एकदम बंद कर देना चाहिए।
कि नहीं, ये बात आपको बतानी है, समाप्त कर दी जानी चाहिए। अगर नहीं तो क्यों नहीं, अगर हाँ तो क्यों हाँ। ठीक है, चलो पहली बात, पहला तर्क हमारा है, कह रहा है हाँ। मैंने पूछा क्यों हाँ, तो वो बोल रहा है इसके विद्यार्थी अपने, जो भी विद्यार्थी है ना वहाँ के, मोबाइल और टैबलेट पर गेम खेलते हैं। चलो भाई अच्छी बात है, गलत बात है। और इससे जो समय बचेगा उसका उपयोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के बेहतर तरीके से किया जा सकता है। देखो भाई, फिजिकल ये तो कोई अच्छी बात नहीं हुई कि जो भी हमारा वहाँ से समय बचेगा उसको हम क्या करेंगे, प्रतियोगी परीक्षा में लगा लेंगे और उसमें टैबलेट चला लेंगे और गेम कहाँ पे खेल लेंगे, कंप्यूटर पे। ऐसी बात सही है, गलत है भाई, बिल्कुल गलत है। अपने को क्या करना होता है, थोड़ा सा स्टेटमेंट के पॉजिटिव में जाना पड़ता है, हमेशा याद रखना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि शारीरिक अच्छा बंद कर देनी चाहिए, तो भाई गलत हो जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे देखो, नहीं तो क्यों, यह विद्यार्थियों के शारीरिक गतिविधियों को उनके निर्णात्मक वर्षों में कम करेगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जो भी हमारी शारीरिक गतिविधियां हैं, ठीक है, उनमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, जिससे भविष्य में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है भाई, अगर देखो आप गेम खेलते हो, आप गेम में लैपटॉप पे, मोबाइल पे खेलते हो, तो आप फिजिकली रहते हो नहीं, आप क्या रहते हो, मेंटली फ्रेश रहते हो, और उससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। सही बात है कि नहीं है, हाँ या ना, जिससे उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। बिल्कुल हो जाएंगी जब भैया फिजिकली आप कोई काम नहीं करोगे, बैठे रहोगे एकदम एक चेयर पे और बढ़िया सा खाना सूखते रहोगे सूखते रहोगे कि नहीं सूखते रहोगे, तो क्या हो जाएगी, समस्याएं पैदा हो जाएंगी, हाँ या ना। ठीक है, ये बात कहीं तक सही जा रही। साथ ही उनके महत्वपूर्ण जीवन में कौशल विकास से भी वो चूक जाएंगे। वो अपने जीवन में बहुत सारे कौशल विकास से चूक जाएंगे। किसी भी, ठीक है, गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं ले पाएंगे, ठीक है, और फिजिकली भी अनफिट रहेंगे। और जो इंसान फिजिकली अनफिट रहता है वो ऑलरेडी मेंटली अनफिट हो जाता है। समझ रहे हो बात, हाँ, जिसको तुम बोलते ना हाई स्ट्रेस में है ना, भाई हमारे ऊपर इतना बर्डन डाल रखा है, ये हो रखा है, वो रखा है। अगर एक जाओ ना गांव में गिल्ली डंडा खेल के आओ, क्यों है, और क्या नाम, क्रिकेट खेल के आओ, मज़ा आ जाए, फुटबॉल पे जाओ, वॉलीबॉल पे जाओ, तो दूसरी बात सही है। उसने बताया अगर ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर कर दिया तो ये सारी समस्याएं पैदा हो जाएंगी। सेकंड बिल्कुल सही है। चलो, आपको पता चला कि आपके एक चचेरे भाई ये भी उसी तरह से है। ठीक है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे आपको देखने को मिल जाएंगे 50 क्वेश्चनों में। ठीक है, जो लैंग्वेज बेस होंगे, और ये क्या करते हैं, टाइम टेकिंग भी होते हैं और इनमें गलत होने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है बच्चों की। ठीक है, आ जाओ, क्वेश्चन है मेरा कि आपको पता चला कि आपके एक चचेरे भाई, ठीक है, भाई ने अपने 1 साल के बच्चे को अनिवार्य टीका नहीं लगवाया है। इस स्थिति में आपका सबसे अधिक तार्किक उत्तर क्या होगा? ठीक है, सबसे अच्छा आंसर आप क्या देना चाहेंगे इसमें से? देखो, आंसर सही होंगे, ज़्यादातर सही होंगे। आप बाद में चचेरे भाई को टीका लगवाने के लिए कहेंगे, ठीक है, ये बात उतनी जमी नहीं, बाद में तो खैर लगवाना ही पड़ रहा है, लेकिन बात जमी नहीं। आप उसे प्राथमिकता पर, ठीक है, आप प्राथमिकता पर टीका लगवाने के लिए डॉक्टर से मिलने के लिए कहेंगे। ये बात बिल्कुल सही है कि भैया जाओ, उससे कहेंगे प्राथमिकता दो उस चीज़ को, और जाओ डॉक्टर से पूछो कि क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, कब लगवाना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। ये कहीं तक ठीक है। आप उसकी गलती के लिए नवजात शिशु के माता पिता दोनों को अपमानित करेंगे। भाई आमतौर पर तो यही होता है ना, अगर मान लो तुम भूल जाओ तो आपके जो चाचा ताऊ है ना, वो आएंगे, तुम लापरवाह हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, है 4 तरह की बातें सुना देंगे तुम्हें। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें अपमानित नहीं करना चाहिए, ये गलत बात होती है। ठीक है, आप उन्हें बताएंगे कि यह चिंता का विषय नहीं है। अरे भाई, नवजात बच्चों के जीवन का विषय है और आप कह रहे हैं कि चिंता का सब्जेक्ट नहीं है, चिंता का कोई टॉपिक नहीं है, ऐसी बात तो गलत है, बिल्कुल बेहुदा बात है, और आप उनका अपमान करेंगे, ये वाली बात भी बिल्कुल गलत है। अब इन दोनों में देखो, आप बाद में चचेरे भाई से टीका लगवाने के लिए कहेंगे, देखो भाई बाद की बात नहीं है, अगर वो भूल गया, अगर कुछ हो गया है, ठीक है, तो नहीं लगवाया, तो आप क्या कहेंगे, डॉक्टर से सलाह देने के लिए कहेंगे। सेकंड वाला ज़्यादा सॉलिड है। ठीक है, सेकंड वाला जो बी ऑप्शन है वो ज़्यादा सॉलिड है। चलिए,
अगला क्वेश्चन भी इसी टॉपिक से, चीज़ों से रिलेटेड है। वो हमसे कह रहा है कि 2 धारणाओं को फर्स्ट और सेकंड अंकित करने पे दिए गए, बाकी सारी चीज़ें यहाँ से शुरू कर रहे हैं। सीधा सीधा स्टेटमेंट से अपन चीज़ों को शुरू करेंगे। ठीक है भैया, जल्दी से पढ़ते जाओ, मेरे साथ एकदम पढ़ते जाओ। मैं प्यार से पढ़ रहा हूँ, धीरे धीरे। भारत में मनाए जाने वाले, ठीक है, त्योहार लोगों के जीवन में खुशियाँ लाते हैं। अच्छी बात है भाई, साथ भी सही है, आगे पढ़ो। और इनमें विभिन्न आवश्यकताओं के लिए अतिरिक्त खर्च भी होता है, ये वाली बात भी सही है। जो भी भैया मानते हैं त्योहार खुशियाँ लाते हैं, लेकिन उनमें क्या होता है, ठीक है, जैसे मान लो होली है तो होली पे आप क्या खाओगे, गुजिया खाओगे, गोजा खाओगे, है ना, और क्या क्या खाते हो, ढेर सारी मिठाइयाँ आती हैं। और दिवाली पे आप पटाखे चलाते हो, बम फोड़ते हो, किसी के घर पे फोड़ देते हो बम जाके, हैं तो क्या होते हैं, ये एक्स्ट्रा खर्चे हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं। लेकिन खुशियाँ आती हैं, बिल्कुल आती हैं। होली पे हम लोग एक दूसरे के घर मिलते हैं, ठीक है, और जो गिले शिकवे होते हैं उन्हें हम लोग दूर करते हैं गले लगा के, है ना। और ऐसा भी होता है तुम गांव जाते हो और वो भी गांव आती है ना, तो और थोड़ा तुम्हारी खुशियाँ बढ़ जाती हैं। ये सब चीज़ें भी हैं। अब चलो धारणाएँ, ये धारणाओं से रिलेटेड है, ठीक है। अजम्पशन से आ जाओ। त्योहार के दौरान लोग ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। सीधी बात है, आप नॉर्मल डेज में इतना खर्च थोड़ी करोगे। त्योहार वाले दिन, है ना, ढेर सारी मिठाइयाँ लाओगे, नए नए कपड़े लाओगे, तो सीधी बात है आपका खर्च ज़्यादा होगा। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, त्योहार लोगों के जीवन में खुशियाँ लाते हैं, इसीलिए तो त्योहार बनाए जाते हैं। इसके जीवन में क्या है, खुशियाँ हैं। बाकी दिन तो हम लोग काम पे लगे रहते हैं, हाय तौबा, ये पैसा वो पैसा, है ना, ये सब मचाते रहते हैं। और त्योहार पे हम लोग एकदम शांति से छुट्टी बुट्टी करके एकदम बैठते हैं, अच्छे से जो पैसा कमाया है उससे अच्छी अच्छी चीज़ें लाते खाते हैं, तो खुशियाँ मिलती हैं, बिल्कुल मिलती हैं। दोनों के दोनों सही है, ठीक है। चलिए, दोनों धारणाएं फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट ऑप्शन सही है, दोनों के दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। सबसे पहला काम करते हैं, इनके बीच में डिफरेंस देखते हैं। 56, 57, 61, 70, क्वेश्चन मार्क और 111, ठीक है। डिफरेंस भैया चेक करो, इसमें डिफरेंस कितने का है, 1 यूनिट का। इसमें डिफरेंस कितने का, 4 यूनिट का। इसमें कितने का है, ठीक है, 9 का। अब देखो, ये आपको दिख रहा होगा 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर। तो आने वाली संख्या ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और 70 + 16 कितना होता है, 86 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 86 एकदम परफेक्ट आंसर। अगर आप चाहो तो रीचेक कर सकते हो। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और 25 और 86 कितना होता है, 111, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फिर एकदम तूफानी क्वेश्चन, कथन, ठीक है। आपको दिए गए हैं, कितने कथन दिए गए हैं, एक कथन दिया गया है, उसके 3 एक कथन दिया गया, उसके 3 कार्रवाई दी गई। कार्रवाई क्या आपको कार्रवाई करनी चाहिए, उससे रिलेटेड है। ये वाली बात आपने एक लाइन में ही समझ ली कि सर एक स्टेटमेंट दिया है और उसके लिए आपको 3 कार्रवाई दी है। चलिए सीधा अपन स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, ये वाली बात को बस एक नज़र डालने का काम होता है। चलिए, सरकार ने पोलियो उन्मूलन के लिए बेहतरीन प्रयास किए हैं। बिल्कुल सही बात है, तभी तो अपन देखो पोलियो मुक्त होने वाले हैं। लेकिन अभी भी कुछ क्षेत्रों में कुछ मामले सामने आते हैं। भाई हो जाता है, एक आध मामला अभी भी निकल रहा है, ठीक है। चलिए, अब कार्रवाई क्या करनी चाहिए, जनता को पहली कार्रवाई है समझना, और एक तरह से आप अपने को वहाँ रख के देखना, ठीक है। जनता को इस समस्या के बारे में अधिक जागरूक किया जाना चाहिए। बात सही है, क्योंकि देखो जनता अगर जागरूक हो जाएगी, उसको पता होगा कि मुझे मेरे बच्चे को पोलियो की दवा पिलानी है, किस टाइम पे पिलानी है, क्या करना है, तो वो जल्दी चीज़ें जड़ से ख़त्म हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। ऐसे ही आप खुद समझो, मान लो मैं टीचर हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको भी ये लगे कि हाँ यार ये चीज़ ना और मुझे अच्छे तरीके से पढ़नी चाहिए, तो ज़्यादा एफिशिएंट होगी, या मैं ज़बरदस्ती प्रेशर आप पे बनाऊँ तो ज़्यादा एफिशिएंट होगी, आप पे ज़्यादा एफिशिएंट होगी, ठीक है। इस जनता को इस समस्या के बारे में अधिक जागरूक किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ताकि पोलियो उन्मूलन सार्वजनिक भागीदारी बढ़े। बिल्कुल सही बात है मेरे भैया, जब सभी जनता इसको फेवर करेगी तो क्या होगा, तो जल्दी से ये पोलियो उन्मूलन हो जाएगा। दूसरी बात यहाँ लिखा है, यह सरकार की जिम्मेदारी है,
चलो ठीक है, सही बात भी है। और पोलियो उन्मूलन में जनता की कोई भूमिका नहीं है मेरे भाई। सरकार खूब ढिढोला पीटे, खूब ढिढोला पीटे। क्या अगर जनता अपने बच्चों को पोलियो की दवा नहीं पिलाई तो क्या पोलियो खत्म हो जाएगा? नहीं होगा मेरे भैया। इसमें भी जनता की पूरी पूरी हिस्सेदारी है। जैसे मेरी और आपकी बीच का जो बॉन्ड है, मेरा और आपका जो बॉन्ड है, ऐसे ही क्या होता है गवर्नमेंट का और पब्लिक का जो बॉन्ड होता है, उसी तरह से मैं खूब चीखूं, खूब चिल्लाऊं, मैं कह रहा हूं मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको सिलेक्शन दिलाऊंगा, लेकिन आपने बोला है दिला के दिखाओ। क्या आप सेलेक्ट हो पाओगे? नहीं होगे, है ना। जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं उतनी ही मेहनत आपको करनी चाहिए, हाँ या ना, तब सिलेक्शन होगा मेरे भाई। ठीक है, तो ये वाली बात गलत हो गई, क्योंकि जनता की कोई भूमिका नहीं, बिल्कुल है भूमिका। यहां से ही खत्म कर दो, आगे पढ़ने की बात भी नहीं, फिर भी पढ़ ली। इसके लिए जनता को इसमें कोई शामिल नहीं होना चाहिए। नहीं भाई, होना पड़ेगा। जैसे मान लो कोविड ही आया था ना, कोविड आया था, गवर्नमेंट ने चीख के कह रहे थे भैया टीके लगवाओ, मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग बनाओ, एक दूसरे के टच में मत जाओ, ठीक है, लेकिन लोग नहीं मान रहे थे, तो बढ़ रहा था कि नहीं। जब लोग इसके लिए अवेयर हुए, लोगों ने कोविड वैक्सीन लेना शुरू किया, तो धीरे धीरे वो चीज़ें कब होती चलेंगी, हाँ या ना। तो जनता की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आ जाओ आगे। थर्ड है, सरकार और जनता दोनों को पोलियो के उन्मूलन के लिए सर्वोत्तम प्रयासों में लगे रहना चाहिए। ये बात एकदम परफेक्ट है। गवर्नमेंट को भी साथ देना चाहिए और पब्लिक को भी साथ देना चाहिए। तो कौन सा? फर्स्ट और थर्ड एकदम करेक्ट आंसर है, फर्स्ट और थर्ड। चलो, कौन से में केवल कार्रवाई 1 और 2 अनुसरण की जाती है? फोर्थ ऑप्शन एकदम परफेक्ट आंसर है। चलिए, इस क्वेश्चन को एकदम रद्दी क्वेश्चन है, उड़ा दो इसको। 121 किसका स्क्वायर है? 11 का। 225 15 का। ठीक है, 11 का स्क्वायर हो गया ये कितने का हो गया? 15 का। ये कितने का हो गया? 19 का। तो इनके बीच में 4 का डिफरेंस, तो यहाँ भी 4 का डिफरेंस आएगा। 23 का स्क्वायर होना चाहिए। 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529। 529 चेक कर लो, ये रहा। चलिए, क्वेश्चन ये भी आसान है, इसको उड़ा दो, आपके लिए वक्त है, वक्त का सदुपयोग करें, है ना। तब वक्त आपका सदुपयोग करेगा। यहाँ पे है R 18 9 1, है ना, 9 1 20 14 और 9 5। चलो भैया, 9 से 18 या 18 से 9 हो जाने में क्या लगा? माइनस का 9। 9 से 1 जाने में माइनस का 8, यहाँ से माइनस का 7, यहाँ से माइनस का 6, यहाँ से माइनस का 5, बिल्कुल सही है। यहाँ से भैया माइनस का 4, यहाँ से जाओगे माइनस का 3 करोगे, माइनस का 3 करोगे तो क्या आ जाएगा? 2। 2 पे कौन आता है? B। B इसका एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, B इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A B। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये भी मेरा है, लेटर सीरीज से रिलेटेड है। CDDP DER EFFT FGGV GHHX। चलो, यहाँ देखो CDEFG, तो पहला ऑप्शन क्या बनेगा? H। अब देखो DD 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 2 9 9 पे कौन आएगा? I। खत्म बात, आगे बढ़िए। P कितना होता है? 16 P 16 के बाद 18 18 के बाद 20 20 के बाद 22 22 के बाद 24 और 24 के बाद मेरे बच्चे आ जाएगा 26 26 पे कौन होगा? D। इसका जो ऑप्शन होगा वो HIIZ। ठीक है, HIIZ ऑप्शन नंबर 4th एकदम परफेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो, प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तक आपको देखने को मिल रहा था कुछ इस तरह से L M डैश, ठीक है, N M डैश O डैश Q डैश, मतलब एक एक डैश लगा के लिखा था इन चीज़ों को। ठीक है, लेटर सीरीज का एक वेरिएंट होता है ये। ठीक है, ये वाली बात थी। अब मेरे भाई इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया, आपको खुद समझना पड़ेगा कैसे किस तरह से इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। ठीक, यहाँ से देखो LM, ठीक है, और
LMN, यहाँ से इतना पढ़ो, आगे बाद में पढ़ेंगे। LMN, ठीक है। अब L को इन्होंने हटा दिया, अब चीज़ होंगी MNO, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, M को हटा दिया, ठीक है। LMNOP यहाँ तक आया है, 4 वर्ड तक, ठीक है, क्योंकि एक एक वर्ड बढ़ा है। अब आ जाओ, इन्होंने M को हटा दिया तो NOP और Q और R इन दोनों को ज्वाइंट कर दिया। अब इन्होंने क्या किया, N को हटा दिया तो आएगा OP Q R, ये तो यहाँ से उठाए। अब एक कौन बड़ा है, S बढ़ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा OPQRS, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। आसान है चीज़ें। आ जाओ, ये क्वेश्चन अच्छा है, समझते हुए करना। कह रहा जेसिका के 4 बच्चे हैं, ठीक है। कोई जेसिका है, उसके कितने बच्चे हैं, 4। आगे आओ, उनमें से 2 नीली आंखों वाले और 2 भूरी आंखों वाले हैं। इनमें से 2 लोग हैं, इनकी क्या है, ब्लू आइस, नोट आइस, है ना, और 2 हैं उनकी ब्राउन है, ठीक है, भूरी आंखें। इनमें से आधे बच्चे लड़कियां हैं, मतलब इनमें से 1/2 लड़कियां हैं, 1/2 लड़कियां हैं, तो इसका मतलब इसमें 2 लड़कियां हैं और लड़के कितने हो गए, 2 लड़के हैं, क्योंकि आधी लड़कियां हैं तो आधे लड़के हो गए, ठीक है। आ जाओ, अब निष्कर्ष पढ़ो इसका, समझते जाना मेरे भाई। कम से कम एक लड़की की नीली आंखें हैं, कम से कम एक लड़की की नीली आंखें। देखो मुझे पता है कि 2 बच्चों की नीली आंखें, वो हो सकता है दोनों की दोनों लड़कियां हों, दोनों की दोनों लड़कियों की नीली आंखें हो सकती है, हो सकता है दोनों के दोनों लड़कों की नीली आंखें हो सकती हैं, हो सकता है एक लड़के की और एक लड़की की नीली आंखें हो सकती है। तो अपन इस स्टेटमेंट के साथ, इस कंक्लूजन के साथ नहीं जा सकते हैं कि एक लड़की की नीली आंखें ही हैं, क्योंकि दोनों लड़कों की हो सकती हैं, दोनों लड़कियों की हो सकती हैं, एक लड़का एक लड़की की हो सकती है, मतलब रिजिड कंडीशन नहीं थी, तो इसलिए अपन इसके साथ नहीं गए। आगे बढ़ो, 2 बच्चे लड़के हैं, बिल्कुल ये वाली बात परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने दिया है इसमें से आधी लड़कियां हैं, तो आधे भविष्य बातें लड़के होंगे ही, ठीक है, सेकंड सही है। तीसरी बात, लड़कों की भूरी आंखें हैं, ये बात भी नहीं बोल सकते, हो सकता दोनों लड़कियों की भूरी आंखें हों, एक लड़के की भूरी आंखें हों, एक लड़की की भूरी आंखें हों, इसलिए ये भी गलत। सेकंड ऑप्शन एकदम सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। देख लो अच्छे से, कोई तकलीफ हो पूछ लो। आ जाओ, ये भी क्वेश्चन बहुत प्यारा है। आज ना स्टेटमेंट कंक्लूजन का भंडारा है, भंडारा, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादा बच्चों की तकलीफ देते हैं, इसीलिए, है ना। हाँ, करो इसको। वक्तव्य जो बोलने वाला है वो क्या कह रहा है, क्या छोटे बच्चों पर इतना भारी स्कूल बैग लादा जाना चाहिए। तुमने देखा होगा कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जाते बेचारे ऐसे ऐसे करके जाते, पीछे उनका बैग इस तरह से तना हुआ होता है और ऐसे लटकते हुए जाते, देखा है। हाँ, अब उसमें निकलते क्या है, उन्हें ABCD सिखाना है भैया, और बैग उनका इतना भारी है, उसी पर जिक्र किया गया है। क्या छोटे बच्चों पर इतना भारी स्कूल बैग लादा जाना चाहिए, अगर हाँ तो क्यों, ना तो क्यों, ठीक है। हाँ, उसने बोला है हाँ, मैंने पूछा क्यों। भारी बैग का अर्थ अधिक ज्ञान है मेरे भैया, तो इसका मतलब मैं अपने बच्चों पे ना क्या कहते हैं, पूरे का पूरा एक बड़ी सी बोरा बनवा के लगवा दो है कि लो भैया तुम B.Tech M.Tech तक की किताबें लेके जाओ, क्योंकि उसमें अधिक ज्ञान होता है, भारी बैग का अर्थ है। ये वाली बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। दूसरी बात आओ, वो कह रहा है लादा जाना चाहिए, उसने कहा नहीं। मैंने पूछा क्यों नहीं, उसने कहा भारी स्कूल बैग से बच्चों के शारीरिक मुद्रा पर, एक्चुअल में अगर बच्चों को क्या होती है, प्रॉब्लम हो जाती है, जितना भारी बैग होता है ना उससे प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चों के शोल्डर खिंच जाते हैं, कभी कभी बच्चों के दर्द होने लगता है, तो शारीरिक मुद्रा खराब हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, ये कहीं तक ठीक है। आ जाओ, हाँ, अब उसने कहा कि लादा जाना चाहिए, फिर कह दिया हाँ। मैंने कहा क्यों, ज्ञान का अर्जन के लिए बच्चों को अनुकूलित बैग होना चाहिए, ठीक है। तो और ये छोटे बच्चे हैं, उन पर भारी बैग की बात की गई है। उन्होंने अगर यहीं लिखा होता कि उनकी क्लास के अकॉर्डिंग जो भी मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग बैग की बात की जाती, तो कहीं तक ये सही मान सकते थे, लेकिन ये बात गलत है कि ज्ञान अर्जन के लिए बच्चों को अनुकूलित होना चाहिए, ये वाली बात बिल्कुल गलत है, ठीक है।
चलो फोर्थ ऑप्शन देखो, नहीं, एक भारी बैग से कभी भी ज्ञान संग्रहण सुनिश्चित नहीं होता है। ये बात बिल्कुल सही है। भारी बैग का मतलब ये नहीं होता, अगर यही होता ना तो जो बच्चे वीक होते पढ़ने में उनके बैग और भारी कर देने चाहिए भैया, वो तो और ज़्यादा ज्ञानवान बन जाएंगे, है ना। बिल्कुल सही बात बोली है इसने कि कभी भी ज्ञान संग्रहण के ये नहीं सुनिश्चित होना चाहिए बैग भारी है। तो फोर्थ और सेकंड तर्क सही है, फोर्थ और सेकंड। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है, कह रहा सेकंड और फोर्थ ठोस तर्क है, ठोस है उनमें, ठीक है। ठीक, चलिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है। वक्तव्य, आज धुआंधार बैटिंग होने वाली है, शुरुआत से बोली मैंने, ये बात मैं शुरुआत से बोल रहा हूँ। इसको जूम कर लिया करो, जूम नहीं होता यहाँ से, कोई बात नहीं। चलो यहाँ से आ जाओ। अब इसमें दो बातें बोली गई। पहला है सेज जर्नल, सेज जो है जर्नल और पुस्तकों दोनों का विख्यात प्रकाशक है। उसने कह दिया ये जो सेज है ना वो अच्छी मतलब विख्यात है, बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, पब्लिकेशन के लिए। आगे कह रहा है सेज के सभी प्रकाशक उच्च गुणवत्ता वाले हैं। ये बात भी उसने बोल दी है कि जो सेज है ना उसके जो भी पब्लिकेशन उसने पब्लिश की हैं वो सारी क्या हैं, एक हाई क्वालिटी की हैं, ठीक है, उच्च गुणवत्ता वाली, दोनों बातें बोली। आ जाओ तर्क। सेज जो है, सेज गुणवत्ता वाले लेख प्रकाशित करता है, सही बात है, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड पड़ा हुआ है सभी, जो सभी वर्ड है ना, तो इसका मतलब उसकी जो प्रकाशन है, उसका जो प्रकाशन है वो कोई लो क्वालिटी का होगा ही नहीं। इसकी बात सीधी सीधी जुड़ गई, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं सेज उच्च गुणवत्ता वाले लेख प्रकाशित करता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये वर्ड जो पढ़ा ना सभी, इसने सारी की सारी दुविधाएं खत्म कर दी। आ गया हो, सेज ने अल्पतम गुणवत्ता वाले लेख प्रकाशित नहीं किए, बिल्कुल सही बात है। अगर लेख किए होते तो सभी नहीं होता, यहाँ कुछ लगा होता है, क्योंकि कुछ अच्छी गुणवत्ता वाले होते, कुछ खराब गुणवत्ता वाले होते, ठीक है, ये वाली बात भी सही है। दूसरी, सेज उच्च समीक्षा द्वारा, बात समीक्षा की आई नहीं, उच्च समीक्षा द्वारा अपने प्रकाशनों को समृद्ध बनाता है। भाई इससे कोई रिलेशन नहीं इस चीज़ का, ठीक है। इसके दो ही सही है, फर्स्ट और सेकंड। समीक्षा की कोई बात ही नहीं की गई है। आ जाओ, बाघ उड़ते नहीं उड़ा दोगे, बाघ उड़ते नहीं, मुर्गी उड़ती नहीं, दोनों बात बोली है। चलो देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन होगा ये तो। निष्कर्ष है, बाघ पक्षी है। भाई बाघ पक्षी थोड़ी है यार, पशु में आता है, जानते हो टाइगर जो किस में आता है, पशु में आता है कि नहीं आता है। हाँ, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरी बात, सभी पक्षी उड़ नहीं सकते हैं सही है गलत, लगाओ दिमाग जल्दी से। सभी पक्षी उड़ नहीं सकते हैं, है ना। बोलोगे सर गलत बोल रहा है, मेरे दोस्त मेरे भाई, स्टेटमेंट में उसने कहा क्या है, मुर्गी उड़ती नहीं है। और मुर्गी क्या है, मुर्गी पशु है या पक्षी है, मुर्गी पक्षी है, ठीक है, मुर्गी उड़ती नहीं है। तो इसका मतलब सभी पक्षी उड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि मुर्गी उड़ती नहीं। अब बोलो सर मुर्गी उड़ती है, उसको उड़ना नहीं मानते, उड़ना हवा में होता है कि पैर जमीन से भी टच नहीं होने चाहिए, समझे। सेकंड सही है, और उसमें दिमाग में मत लगाना, उसने कह भी दिया है। आप बोलो अपनी सर हमने मुर्गी को उड़ते हुए देखा, क्या बात कर रहे हो आप, तो उसने यहाँ पे बोल भी रखा है कि मुर्गी उड़ती नहीं है, ठीक है। तो और मुर्गी क्या है, एक पक्षी है, इसका मतलब सभी पक्षी नहीं उड़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा पेपर आने वाला है दोस्त, ये बात मैं आपसे अभी कह रहा हूँ। आप ये मत समझना उसका कंपटीशन कम है, 2018 के बाद पेपर आया है तो कंपटीशन कम होगा, नहीं मेरे भाई मेरे दोस्त, पेपर अच्छे लेवल का आएगा। और ऐसा नहीं कट ऑफ गिरेगी, देख चुके हैं ना CGL की कट ऑफ कहाँ उड़ा दिया, दो हैं बच्चों के तोते उड़ा दिए चलिए सेकंड सही है, कौन सा है, ऑप्शन सी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन लग रहा है मुझे। एक परिवार में 6 सदस्य ABCDEF हैं, ठीक है, और उनके प्रोफेशन भी दे रखे हैं, ठीक है। कह रहा है मनोवैज्ञानिक, प्रबंधक, अधिवक्ता, जौहरी, डॉक्टर और इंजीनियर हैं, परंतु इस क्रम में नहीं है, ठीक है। जो भी सीक्वेंस दिया उसमें नहीं है, अपन इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे चीज़ों को। चलो, F जो एक मनोवैज्ञानिक है वह दादा वह है का दादा है, किसका दादा है, कुछ ना कुछ तो लिखा होना चाहिए यहाँ पे। F जो एक मनोवैज्ञानिक है का दादा डॉक्टर है, ओके ठीक है। यहाँ पे डॉक्टर लिख दो, एक डॉक्टर ले आओ, मैंने ये डॉक्टर लिखा, ठीक है, ये दादा है, इसका नाम यहाँ पे आ जाएगा।
और ये दादा है, किसका दादा है? एफ का दादा है। एफ यहाँ लिख दो और एफ के ब्रैकेट में लिख दो मनोवैज्ञानिक, मनो। ठीक है, आगे डी प्रबंधक ने ए से शादी किया है, तो अपने को भी नहीं पता है, तो इसको ब्रेक करके चलो। चलिए, सी जो एक जौहरी है अधिवक्ता से शादी किया है, अभी इसकी भी बात नहीं कर सकते हैं। आगे आ जाओ, आगे कह रहा है बी जो है एफ और ई की माता है। जो बी है एफ और ई की माता है, एफ और ई की माता है, तो इसका मतलब यहाँ माता बनेगी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, बी जो है ये वाली बी एफ और ई की माता है, इसकी माता होगी, इसको माइनस दे दो। ठीक है, ई की माता है तो ई को यहाँ ले आओ, ये वाली बात ख़त्म, मतलब पहली बात और ये वाली बात ख़त्म हो गई। चलिए, अब हम क्या करेंगे, प्रबंधक डी ने ए से शादी की है। चलो अब सुनो मेरे भाई, अगर मैं यहाँ पे मानता हूँ कि अगर मैं रख देता हूँ यहाँ पे डी, ठीक है, सुनते जाना, अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ डी, तो इसने किससे शादी की है? ए से शादी की है, तो यहाँ पे नहीं बनता। अब अपन यहाँ प्रबंधक रखते हैं, इसने शादी किससे की है? ए से शादी की है, तो गड़बड़ हो जाता। लेकिन अगर उल्टा सोचो, ए ये हो जाए, ठीक है, ए ये हो जाए और इसने शादी किससे की है? डी से, और डी क्या है? प्रबंधक है, तो प्रबंधक यहाँ रख सकते हैं, बोलो हाँ या ना। और डी दादा है, इसलिए प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। आगे की बात पढ़ो, आगे कह रहा है परिवार में दो विवाहित जोड़े हैं। ठीक है, दो विवाहित जोड़े बना दिए, ऑब्वियस सी बात है, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन जाएगा। आ जाओ, सी एक जौहरी है और अधिवक्ता से शादी की है, तो सी अपन यहाँ रख सकते हैं। और सी कौन है? जौहरी, जौहरी दे दो, जौहरी। और इसने किससे शादी की है? एक अधिवक्ता से शादी की है, इसको अधिवक्ता दे दो, अधिवक्ता बन गया। ठीक है, और एक व्यवसाय और बच क्या होगा? मनोवैज्ञानिक, प्रबंधक, इंजीनियर, तो ई क्या हो जाएगा? ई इंजीनियर हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। चलिए, अब जो भी पूछा होगा वो बता दो, इजीली हो जाएगा क्वेश्चन। ए का व्यवसाय क्या है? ए का व्यवसाय क्या है? ए डॉक्टर है, तो ए का डॉक्टर हो जाएगा, डॉक्टर। ऑप्शन फोर्थ डी में देख लो, डी में लिखा है डॉक्टर। ठीक है, आसान था। चलिए, ये क्वेश्चन हमारा आ गया, स्लॉक्स से रिलेटेड है। सभी पेंटिंग डिजाइन है, ये पेंटिंग होगी। ठीक है, सभी पेंटिंग डिजाइन है, ये डिजाइन हो गया। आगे आ जाओ, सभी डिजाइन घर हैं, ये डिजाइन हो गई, ये घर हो गए, होम। सभी घर वस्तुएं हैं, ये थिंग्स हो गई, बात खत्म। आ जाओ, सभी डिजाइन वस्तुएं हैं, सभी डिजाइन, ठीक है, सभी डिजाइन, मैंने डिजाइन ये बनाई, सभी डिजाइन वस्तुएं हैं, बिल्कुल सही बात है, वस्तुओं के अंदर हैं, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरी बात करो, दूसरा, कुछ घर पेंटिंग है, मेरे भाई सम वाला केस तो इसके अंदर बनेगा ही बनेगा, उसमें तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। आ जाओ, कुछ पेंटिंग घर नहीं है, जब सारे के सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव होते हैं तो कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं बनता है डायरेक्ट, तो थर्ड गलत हो जाएगा। चलिए, फर्स्ट और सेकंड सही है, फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 20, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए दिलीप ने कहा, दिलीप कहने वाला है, वह मेरे दादा की इकलौती संतान की बेटी है। ठीक है, तो दिलीप का तस्वीर वाली लड़की से कैसे संबंध है? देखो, ऑरली समझाएं, अगर आप एग्जाम के लिए बैठ रहे हो तो इतना तो मेंटली प्रिपेयर हो गए, डायरेक्ट बात करता हूँ। ठीक है, एक तस्वीर थी, ये मान लो ये तस्वीर लगी हुई है, ठीक है, मैं दिलीप मैं हो गया, ठीक है, दिलीप ने कहा, मैं कह रहा हूँ, वह जो तस्वीर में है, ऐसे समझ लिया करो, जो भी बोलने वाला हो उसको खुद मान लिया करो, वह मेरे दादा की, मैंने अपने दादा मान लिया, ठीक है, पिताजी के पिताजी, मेरे दादा की, यहाँ तक बात खत्म। इकलौती संतान, मेरे दादा की इकलौती संतान कौन होंगे? मेरे पापा, हाँ या ना? मेरे पापा की बेटी है, मेरे पिताजी की बेटी कौन होगी? मेरी बहन होगी, मेरे दोस्त। ठीक है, दिलीप तस्वीर वाली लड़की से, मतलब मैं दिलीप हूँ, मान लिया है, ठीक है, मैं उससे कैसे संबंध दूँ? मेरी बहन होगी कि नहीं होगी, तो मैं उसका क्या हो जाऊंगा? भाई। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, डायरेक्ट करो। 21 क्वेश्चन अच्छा है ये, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, कुछ क्वेश्चन मैथ के भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे अर्थमेटिक का थोड़ा सा पोर्शन आपको देखने को मिलेगा, और एक आध क्वेश्चन एडवांस का देखने को मिल जाता है, वो रीजनिंग के नाम पे ये पूछ लेते हैं। ठीक है, आ जाओ, कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर की गति से साइकिल चला रहा है। ठीक है, 3 घंटे पहले चले हुए व्यक्ति को, जो 3 घंटे पहले कोई व्यक्ति चला है, चले हुए व्यक्ति को, ठीक है, कितने घंटे में पकड़ लेता है? 2 घंटे में पकड़ लेता है। ठीक है,
तो पहले चलने वाले की गति क्या होगी? मेरे भाई मेरे बच्चे, अगर मैं कह रहा हूँ ना मुझसे कोई 3 घंटे पहले चला है, मैं उसको 2 घंटे में पकड़ लेता हूँ और मेरी स्पीड 25 किलोमीटर है, तो ये बताओ टोटल डिस्टेंस हमने कितनी कवर की होगी? मेरे बच्चे, जब मेरी स्पीड बराबर वो डिस्टेंस बराबर क्या फॉर्मूला होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी थी? 25, टाइम कितना हमने लिया? 2 घंटे। तो इसका मतलब मैंने 50 किलोमीटर दूरी तय की है, हाँ या ना? मैंने कितनी दूरी तय की है? 50 किलोमीटर। अब सुनिए दोस्त, अब हमें क्या निकालना है? अब हमें स्पीड वन जो पहला व्यक्ति चला है, ये देखो यहाँ लिख दे रहा हूँ, S2 स्पीड टू 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसने दे रखी है, देखो ये दे रखी है, हाँ या ना? और 2 घंटे में कवर किया, टाइम बराबर 2 घंटे का। अब सुनना, ध्यान से सुनना, अब हमें स्पीड वन निकालनी है। स्पीड बराबर फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है? 50 किलोमीटर अपन ने निकाली ही ली है, बात खत्म। टाइम की बात करो, देखो 3 घंटे वो हमसे पहले चला है, हाँ या ना? 3 घंटे हो गए उसको, फिर उसके बाद मैं चला, हाँ या ना? और मैंने कितने घंटे पकड़ लिया उसको? 2 घंटे में। तो 3 घंटे वो और 2 घंटे जब मैं चल रहा था तो वो भी चल रहा था, वो बैठ थोड़ी गया था, वो भी चल रहा था कि नहीं चल रहा था? तो 3 घंटे वो, 2 घंटे ये, कितने घंटे हो गए? 5 घंटे। तो टोटल टाइम कितना लगा? 5 घंटे। इसलिए उसकी स्पीड कितनी होगी? 10 किलोमीटर प्रति घंटे, हाँ या ना? 10 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। और आप तो ये और अच्छी तरह से निकाल सकते हो अगर आपने टाइम एंड डिस्टेंस का जो टॉपिक है वो पढ़ा अगर होगा तो, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट। चलिए आसान से आएंगे, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। देखो बहुत मैथ का 2-4 क्वेश्चन ही पूछेगा, ज़्यादा नहीं पूछता है। आगे, यदि कोई 36 इंच लंबी कपड़े की पट्टी धोने के बाद सिकुड़ का 33 इंच की रह जाती है, ठीक है, कितने इंच घट गई मेरे भाई? सर 3 इंच घट गई। कितने इंच से? 36 इंच से। अगर इसको कट कर दो तो इसको सूखने के बाद कितना घटता है? 12 या 36, 1/12 घट जाता है। अच्छा, तो अगर पट्टी 48 इंच लंबी होती, 48 इंच की होती, तो मैंने कहा अगर 48 इंच की होती तो 1/12 इसका कहाँ चला जाता? सूखने में। कट कर दो, 12 चौके 48, तो ये भी कितनी सिकुड़ जाती? 4 सेंटीमीटर, हाँ या ना? ये 4 सेंटीमीटर सिकुड़ती। ओरिजिनल में कितनी है? सर ओरिजिनल में है 48, 48, 4 कम हो जाएगी, 48 माइनस का 4, तो ये कितना हो जाएगा? 44 इंच की रह जाएगी, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन करिए आप। 4 लड़कों का औसत भार 60 किलोग्राम है, करो। चार लड़कों का औसत भार 60 किलोग्राम है, ठीक है। जो एवरेज वेट है वो कितना है? 60 ग्राम। तो अपन टोटल निकाल लेंगे, इजीली टोटल निकाल लेंगे। सर 60 गुणा 4 बराबर 240, बात खत्म। आगे आओ, पहले का भार शेष 3 के भार के योग का 1/4 है। तो मैं कह रहा हूं कि 3 का जो भार होगा, 3 का, ठीक है, 3 बालकों का भार, ठीक है, लड़कों का, 3 लड़कों का भार मैं कह रहा हूँ x मान लेता हूँ, ठीक है। और जो पहला होगा फर्स्ट पर्सन, ठीक है, तो पहले का जो भार है वो 1/4 हो जाएगा, तो x/4 बोल सकते हो, हाँ या ना? ठीक है। और इनका टोटल मुझे पता है 240, तो मैं लिख सकता हूँ कि x + x/4 बराबर 240। अगर एलसीएम ले लो, 4 + 1 5x/4 बराबर 240, ठीक है। 5 कट कर दो, पूछा क्या है उसने, पहले देख लो। पहले का भार, तो मैं x/4 की वैल्यू को निकालना चाहूँ तो सीधे का सीधा निकाल दूँ, 5 से कट कर दो, 5 4 × 20, 5 8 × 45। x/4 की वैल्यू कितनी आ गई? 48। और यही पूछी है उसने, 3 लोगों की नहीं पूछी उसने, 1 लोग की पूछी है। एक का अपने को वही चेक किया था क्या है पहले की, x/4, तो मैंने डायरेक्ट x/4 को निकाल दिया, ठीक है। 48, सी ऑप्शन एकदम सही आंसर है। चलिए, एक पुरुष और उसकी पत्नी की, देखो याद रखना आपको, एज का चैप्टर
एज का चैप्टर मेरे दोस्त अच्छे से करके जाना है। एज के चैप्टर से कम 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपको टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस, इनसे थोड़ा थोड़ा देखने को 5 से 7 क्वेश्चन आपको मैथ के देखने को मिलेंगे 50 में से कम 5 क्वेश्चन, ठीक है। वो आपके एवरेज का भी हो सकता है, आपके टाइम एंड डिस्टेंस का भी हो सकता है, टाइम एंड वर्क का भी हो सकता है, और एज में से तो डेफिनेट आएगा ही, क्योंकि एज मैथ में भी बात की जाती है और रीजनिंग में भी बात की जाती है। चलिए समझते हैं। एक पुरुष और उसकी पत्नी का अनुपात, जो आज एज का अनुपात है, वो 4:3 है, ठीक है। 4 वर्ष बाद ये 9:7 हो जाता है। 4 वर्ष की बात हो जाता है, समझना। डायरेक्ट करते हैं इसको, देखो x मान के करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, आगे भी बढ़ना होता है। चलो हो जाएगा। यदि शादी के समय उनका अनुपात 5:3 था, ठीक है, तो उनकी शादी कितने वर्ष पूर्व हुई थी, ये वाली बात है। चलिए एक बात बताओ, इसको करने से पहले अपन देखते हैं 4 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना है, 1। 9 और 7 के बीच का डिफरेंस कितना है, 2। तो 2 का मल्टीपल इसमें कर दो, 1 का मल्टीपल इसमें कर दो, तो ये हो जाएगा 8:3, 9:1, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इनके बीच का डिफरेंस चेक करते हैं। इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 1 यूनिट का। और 1 यूनिट की वैल्यू, जो डिफरेंस होता है वही साल होते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 4 साल के बराबर 4 ईयर, ठीक है। तो अपन सीधा सीधा निकाल लेंगे, ये प्रेजेंट की बात की गई है। तो पुरुष का जो मेल होगा उसकी एज कितनी होगी, 8 इंटू 4 कर देंगे, 8 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा, 8 चौके 32। और जो फीमेल है उसका कितना है, ये भी तो बढ़ेगा, 3 दूनी 6 होगा। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करो, ये भी बढ़ेगा, ये हमने बढ़ाया नहीं। तो 1 यूनिट कैसे कर दिया हमने, 3 दूनी 6, हाँ ये 1 यूनिट, अच्छा यहाँ से नहीं डाल गए थे, ठीक है, 1 यूनिट ही आएगा। और 4 हो गया, 6 गुणा 4, 6 चौक 24। जो पुरुष है उसकी एज कितनी होगी, 32 साल, और जो फीमेल है उसकी एज कितनी होगी, 24 साल। अब हमसे कह रहा है कि शादी के वक्त उनकी आयु का अनुपात 5:3 था। तो शादी की बात करो मेरे भाई, सबसे पहले लिखता हूँ, मैं कह रहा हूँ शादी उनकी x साल पहले हुई है, तो 32 साल का पुरुष था, 26 साल की महिला थी। इसमें से मैंने कहा माइनस का x कर दो, तो रेशियो कितना बन रहा है, 5/3 बन रहा है। ये चीज़ है, उनकी दोनों की एज से मैंने क्या किया, उसको घटा दिया, डायरेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अब मल्टीपल कर दो, यहाँ से 3 × 9 96, 96 माइनस 3x बराबर 26 पंजे कितना होता है, 130, 130 माइनस का 5x। चलिए 5x इधर कन्वर्ट होके आएंगे तो 2x हो जाएगा। 96 में से 30 ये 4 ये है ना, 30 यहाँ से 4 यहाँ से 34, कुछ गलत हो गया क्या, 5x 3x 32, अच्छा 26 कहाँ से आ गए, 24 है ना, ये गलती यहाँ हुई है, 24 पंजे 120, 120 तो 20 ये, ठीक है, 4 ये 24, x बराबर 24/2, x बराबर 12। x की वैल्यू क्या है, शादी से पहले, मतलब शादी में कितना टाइम लगा वो वाली बात है, ठीक है। यहाँ से देखो, दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ, डायरेक्ट देखते जाओ। जो इनकी प्रेजेंट एज थी वो थी 4:3 की, ठीक है। 9 साल बाद उनकी, वो 4 साल बाद उनकी कितना हो जाती, 9:7 हो जाती। हमने चेक किया इनके बीच में डिफरेंस 2 का, इनके बीच में डिफरेंस 1 का, ठीक है। ये इक्वल करना पड़ता है बस अपने को। यहाँ से चेक किया मेरे भाई, मैंने 2 से मल्टीपल यहाँ करा दिया, यहाँ 1 से करा दिया, ये 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है, 3 दूनी 6 हो गया, ये 9 और 7 जैसे का तैसा है। अब इनके बीच में डिफरेंस चाहे यहाँ से देख लो और चाहे यहाँ से देख लो, 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है, 4 साल के। तो प्रेजेंट एज ये ऊपर वाली है, इसमें मल्टीपल कराओ, 4 8 32 साल का जो पुरुष हो गया, और 6 चौके 24 साल की महिला होगी। हमने कहा कि उनकी शादी 1 साल पहले हुई है, तो हमने कहा 32 माइनस x 24 माइनस x बराबर, उनका जो रेशियो था वो ये था 5:3, मैंने 5:3 डाला, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 32 × 96 माइनस का 3x, 24 पंजे 120 माइनस का 5x, ठीक है। 120 को और इधर उधर कन्वर्ट किया तो 2x बराबर 24,
माइनस एक्स बराबर 12, तो 12 साल पहले उनकी शादी हुई है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, एक बार देख लीजिए, मैं साइड हट जा रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे। तो आगे क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि विशाल अर्निका से किस प्रकार संबंधित है, क्वेश्चन पूछा है, और उसने कहा कि कौन कौन से स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा, कौन से स्टेटमेंट का यूज नहीं करना पड़ेगा। चलिए, विशाल आरोही का भाई है, जो विशाल है, ठीक है, आरोही का भाई है, भाई है किसका, आरोही का, ये बात होगी। कृतिका की पुत्री, जो कृतिका की पुत्री है, जो किसके लिए लगा है, आरोही के लिए, ये पुत्री है, किसकी पुत्री है, कृतिका की, कृतिका यहाँ आ गई। ठीक है, कृतिका अमर की पुत्री है, कृतिका है, जो पूछा किसके बारे में है, विशाल अर्निका से किसका संबंधित है, विशाल की बात की गई है। ठीक है, चलिए, कृतिका जो है, कृतिका ये वो किसकी पुत्री है, ये पुत्री हो गई, किसकी पुत्री हो गई, पहले से तो नहीं आएगा, तो पहले तो ऑप्शन कट हो जाएगा, पहला तो ठीक है। दूसरी बात करो, कृतिका अमर की पुत्री है, ये अमर हो गया, यहाँ पे अमर आ जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। पहले दूसरे से आंसर आया, नहीं आया, चलो कोई बात नहीं। दूसरे की बात करो, अर्निका कृतिका की पुत्री है, तो इसका मतलब इस वाले अमर की बात तो कोई ज़रूरी है ही नहीं अपने के लिए, तो यहीं से आंसर आ जाएगा, फर्स्ट और थर्ड से आ जाएगा, इसको हटा दो। ठीक है, अर्निका कृतिका की पुत्री है, अर्निका जो है, अर्निका AR से प्रेजेंट कर दे रहे हैं, वो किसकी पुत्री है, कृतिका की पुत्री है, तो अपन बोल सकते हैं फर्स्ट से और थर्ड से दोनों को मिला के आ जाएगा, इसका मतलब इसका ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान था। नेक्स्ट, किसी महीने का तीसरा दिन, जो थर्ड डेट है, थर्ड डेट को क्या है, ट्यूसडे, तो 25वां दिन मतलब 25th ऑफ डेट को क्या होगा, मेरे भाई इनके बीच का डिफरेंस चेक करो, कितना आ रहा है, 22 में रिमाइंडर चेक करो कितना आ रहा है, 1, आगे जा रहे पीछे जा रहे, आगे जा रहे तो प्लस का 1 कर लो, प्लस का 1 जैसे ही किया आपने, ठीक है, तो ट्यूसडे में 1 जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, वेडनेसडे, और इसका आंसर क्या बन जाएगा, वेडनेसडे एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुधवार। ठीक है, देख लीजिए, कैलेंडर, डाइस, क्लॉक, ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। चलिए देखो, 973 से 189, 189, 8, 9, 2 से कितना बन रहा है, 144, हमें तो यहाँ से दिख रहा है 9 8 72, और 72 दूनी 144, सबका मल्टीपल चल रहा है ऐसा। एक बार इसमें देखना, 9 7 63, ठीक है, और 63 में अगर 3 से करो, 3 3 9, 6 3 18, बिल्कुल सही, सबका मल्टीपल चल रहा है, सबका मल्टीपल चल रहा है, तो बोल सकते हैं 3 मल्टीपल ऑफ 4 मल्टीपल ऑफ x बराबर 96, ठीक है, x बराबर 4 3 12, 96/12, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, x बराबर 8। अगला क्वेश्चन है 62 #51 बराबर 0, कुछ तो लॉजिक है, 0 बना रहे हैं। 82 #54 इक्वल 5, यहाँ भी लॉजिक है मेरे बच्चे। देखिए 62, ठीक है, और 51 से अपन 0 बनाएंगे, तो सीधी बात है कहीं ना कहीं से माइनस हो रही चीज़, अगर डायरेक्ट माइनस करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 9 नहीं 11 बनेगा, ठीक है, और 11 बनने पे देखो ऐसा सोच लो, अगर इनके बीच का डिफरेंस 11 है, यूनिट का डिफरेंस कर दो 1 - 1 बराबर 0, ऐसे भी हो सकता है। 82 से 54, 82 से 54 को सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ से आ जाएगा 8, है ना, यहाँ बचा 7 2, ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस करो तो क्या आएगा, नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये लॉजिक तो ख़त्म, तो कुछ और सोचना पड़ेगा, कुछ और सोचते हैं तो देखते हैं। भाई 62 है, तो 62 में हम लोग करेंगे 6 - 2, ये हो गया, ठीक है, प्लस माइनस बाद की बात है, 5 - 1 ये हो जाएगा, अगर इनके बीच में डिफरेंस लगा दो तो ये 0 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से 4 कलेक्ट हो गया, यहाँ से भी 4 कलेक्ट हो गया। 8 - 2, यहाँ से 6 हो गया, डिफरेंस कर दो 5 - 4, ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा 6, ठीक है, 6, यहाँ से कितना आ जाएगा 1, 6 में से 1 जाएगा तो 5, ठीक है, यहाँ से आ जाओ 7 - 2, 5 आ गया, 6 - 6 0 होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 5, ठीक है, 5 फोर्थ ऑप्शन, देख लो अच्छे से। नेक्स्ट
सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है क्या? 9 - 1 डिफरेंस बाद में करेंगे, इसको हटाओ पहले, हो सकता है प्लस हो रहा हो। 3 - 2, ठीक है। यहाँ से 7 नहीं, यहाँ से 8 ये हो जाएगा, यहाँ से 8, यहाँ से 1 बराबर कितना हो गया? 7। 8 - 3 ये हो जाएगा, 5 हो गया। 5 का डिफरेंस करोगे मेरे भाई तो 1 के साथ कर दो, 4 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। यहाँ से भैया 5 आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, सीधा आंसर कर दो। 6 - 2, 6 - 2 डिफरेंस 9 - 6 करो। यहाँ से 4 कलेक्ट हो रहा है ना, और यहाँ से 3 कलेक्ट हो रहा है, 4 और 3, ठीक है। 4 - 3 बराबर 1, एक आंसर आना चाहिए, ऑप्शन डी, ये भी एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। 4, 5 से 14 हो रहा है, मतलब बड़ी थोड़ा बढ़ रहा है तो हो सकता है प्लस हो रहा हो, चेक कर लो। 4 + 5, अभी रुक जाना, डिफरेंस नहीं कर रहे हैं क्योंकि कुछ भी पॉसिबल है। यहाँ से देखो 9 और यहाँ से 5, 9 और 5 14 जुड़ जाएगा, जोड़ दीजिए, 9 और 5 14, ठीक है। ये हो गया 7 + 6 13, 2 + 2 4, 13 और 4 17। चलिए 55, 5 + 5 10 हो जाएगा, 1 + 0 1 हो जाएगा, 10 + 1 बराबर 11 हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर 31 को देखो, PQRS छोटी सी एक पजल है, पजल भी देखने को मिलेगी आपको वहाँ पे, मैं डायरेक्ट बना दे रहा हूँ यहीं पे, ये रहा, ठीक है। PQRS एक गोल मेज के चारों तरफ बैठे हैं, 2 2 4 2 6 लोग हैं, 6 लोगों का स्पेस बना लो, ये 6 लोगों का स्पेस बन गया। आगे बढ़ो, आगे कह रहा है T V के सामने बैठा है, तो T यहाँ पे बैठा दो और B यहाँ पे बैठा लो, दोनों जगह बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। P S के दाईं और दूसरे स्थान पे, जो P है वो S के, तो न तो यहाँ पे P है ना S है, तो केवल एक इसकी बात की गई, आगे को ब्लॉक कर दो। आगे देखो T R के बाईं और दूसरे स्थान पे, ये T है R के बाईं और दूसरे स्थान पे, तो इसका मतलब R यहाँ होगा, ठीक है। जो वर्ड किसके लिए लगा है? R के लिए। Q के बाईं और दूसरे स्थान पे है, तो मेरे भाई Q का बाईं और दूसरा ये हो जाएगा Q से बाईं दूसरे पे R हो जाएगा, ठीक है। आगे आओ, P के सामने कौन बैठा है? अभी तो अपने पास थोड़ी सी चीज़ें और बची हुई हैं। P जो है P S के, S बैठा है? नहीं बैठा अभी तक। P S के दाईं और दूसरे स्थान पे है, P S के दाईं ओर, तो S यहाँ रख दो, P यहाँ रख दो, क्योंकि सब के सब कहाँ देख रहे हैं? अंदर, ठीक है। चलिए बाकी कंप्लीट। अब हमसे क्या कह रहा है कि P के सामने कौन बैठा है? P के सामने Q बैठा है, बात खत्म, क्योंकि T V के सामने हो गया, S R के सामने हो गया, P Q के सामने हो जाएगा। चेक कर लो, देख लो, कोई तकलीफ हो कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। दोस्तों का एक समूह षटकोणी में इस प्रकार बैठा है, षटकोणी बना दो। जानते हो षटकोणी 6 भुजाएं होनी चाहिए, ये रही षटकोणी। चलो अब हमसे कह रहा है प्रत्येक कोण पर एक व्यक्ति हो। रवि राजेश के सामने बैठा है, तो रवि को यहाँ बैठा दो, रवि राजेश यहाँ बैठा दो, बात खत्म, क्योंकि सामने तभी हो जाएगा। आगे आ जाओ, यहाँ तक बात कंप्लीट। अब कह रहा है प्रियंका विवाह के बराबर में बैठी है, तो प्रियंका विवाह के बराबर में, तो प्रियंका यहाँ भी आ सकती है, प्रियंका यहाँ भी आ सकती है, विवाह यहाँ भी आ सकती है, विवाह यहाँ भी आ सकती है। थोड़ा सा होल्ड कर दो। नीना विवाह के सामने बैठी है, ठीक है, नीना जो है, लेकिन रवि के बराबर में नहीं है। रवि के बराबर में नहीं मतलब यहाँ नहीं होनी चाहिए। चलो तो जो है कौन? नीना विवाह के सामने बैठी है लेकिन रवि के बराबर में नहीं है, तो नीना कहीं मैं यहाँ मान ले रहा हूँ, नीना, ये नीना हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि रवि के बराबर में नहीं, तो यहाँ तो मान ले रहे। और विवाह यहाँ मान लेता हूँ, विवाह, ये विवाह हो जाएगी। और विवाह और प्रियंका बराबर में है, तो प्रियंका यहाँ हो जाएगी। ये वाली बात हो गई। अब कौन बचा? अब एक बालक कोई बचा होगा।
यदि अनुज और राजेश के बीच में एक व्यक्ति है, राजेश ये है तो अनुज यहाँ हो जाएगा, अनुज, बात खत्म। ठीक है, बैठा है तो अच्छा पूछा है अनुज और राजेश के बीच में कौन बैठा है, अनुज और राजेश के बीच में नीना बैठी है, तो इसका आंसर आ जाएगा नीना। एकदम आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 10वीं कक्षा के डिवीजन ए में 45 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, 45 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक 69 है। ठीक है, अच्छा ए भाग के स्टूडेंट हैं 45 और जो एवरेज अंक यहाँ लिख दे रहा हूँ, एवरेज अंक है 69। ये क्वेश्चन एवरेज से रिलेटेड है। ठीक है, डिवीजन बी की बात करूँ, डिवीजन बी में 65 छात्रों में, स्टूडेंट 65 हैं। ठीक है, 65 छात्रों ने एवरेज 65 अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, सी डिवीजन में 50 छात्रों के अंकों का औसत 63 है। 50 छात्र हैं, उनके अंक कितना है, 63 है। ये वाली बात की। 10वीं कक्षा में तीनों डिवीजन के छात्रों का औसत अंक ज्ञात करो। देखो फॉर्मूला तो आपको भी पता है क्या होगा। ठीक है, स्टूडेंट हैं उनका मल्टीपल एवरेज के साथ। ठीक है, तो अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं अगर इसको n मान लो। ठीक है, ये हो जाएगा n1 इंटू a1। ठीक है, प्लस n2 इंटू b, मतलब एवरेज a2 डाल दो, एवरेज a2 प्लस n3 नंबर ऑफ स्टूडेंट मल्टीपल एवरेज ऑफ 3, ये हो जाएगा अपॉन टोटल एवरेज निकालते हैं ना, ऐसे निकालते हैं n1 प्लस n2 प्लस n3। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी कर लेना मेरे भाई। ठीक है, हो सकता है आप थोड़े और इजी वे से कर सकते हो, मैथ में अगर आपने एवरेज पढ़ा है तो और आसानी से कर सकते हो। यहाँ मल्टीपल करो 45 गुणा 69 प्लस 65 गुणा 65। ठीक है, प्लस 50 गुणा 63 बटे कर सकते 45 प्लस 65 प्लस 50। ठीक है, थोड़ा सा तेज करने के लिए मैं कैल्सी का सहारा ले रहा हूँ। ठीक है, कैल्सी का सहारा लेता हूँ, आप मत लेना। ठीक है, आप एग्ज़ाम में जाओगे, केवल मैं इसको करवाना चाह रहा था क्योंकि एग्ज़ाम में इस तरह से पूछा जा रहा है। 45 गुणा 69, ये हो जाएगा मेरा 3105, ये हो गया, प्लस 65 गुणा 65 गुणा 65, ये हो जाएगा मेरा 4225, प्लस ये हो जाएगा 50 गुणा 63, ये हो जाएगा 3150 अपॉन में क्या करना है, 50 50 100, इन सबको जोड़ दो, 45 प्लस 50 प्लस 65, ये 160 आ गया, 160। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा मेरे भैया 3105 प्लस 4225 प्लस 3150, इन सबको जोड़ोगे तो यह आ जाएगा 10,480 बटे 160। चाहो तो जीरो से जीरो ख़त्म कर देना। ठीक है, और अब थोड़ा सा बिना पेन के करते हैं ना, अब इतना तो कोशिश करोगे। 16 का भाग दो, 16 पंजे 80, 16 छिंगे 96, 6 बार कट हो गया। ठीक है, 16 छिक्का 96 और बचा कितना, 4 4 88, 16 पंजे 80, 5 बार। ठीक है, 65 दशमलव कुछ आंसर आना चाहिए। आगे भी बढ़ जाओ, 8 बचे 16 पंजे 80, तो आंसर आपका आएगा 65.5। 65.5 आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आपके पास ये लिखी हुई रखी है। ठीक है, मैं कलर चेंज करके सिर्फ आंसर को टिक कर दे रहा हूँ। ये मेरा ऑप्शन फर्स्ट बन जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 65.5। बाकी कैलकुलेशन या पैटर्न आप चाहो तो अपने तरीके से कर सकते हो, नहीं तो बेसिक फार्मूला होता है एवरेज बराबर होता है n1 मल्टीपल a1 प्लस n2 मल्टीपल a2, जहाँ n1 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात की है, a1 एवरेज की बात की है, क्लास फर्स्ट का एवरेज, क्लास सेकेंड का एवरेज, क्लास थर्ड का एवरेज, अपॉन टोटल स्टूडेंट लगा दो। बाकी कैलकुलेशन का पार्ट बचा था, कैलकुलेशन आप जितनी फास्ट कर सकते हो उतनी फास्ट कर दीजिए। ठीक है, चलो
अगला स्टेटमेंट, अगला कह रहा है कोई भी देश इन दिनों पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं है। कोई भी देश अभी इस तरह आत्मनिर्भर नहीं है, ये बात बोल दी है। जो निष्कर्ष है वो कह रहा है सामान्य रूप से देशवासी आलसी हो गए हैं। भाई आत्मनिर्भर होना और आलसी होना दोनों चीज़ें बहुत गलत बात है, ठीक है। हाँ थोड़ा बहुत लिंक करता है कि आत्मनिर्भर होना, अपनी मेहनत करो ये हो जाओगे, आत्मनिर्भर हो जाओगे, ये वाली बात गलत है कि कोई भी देश इन दिनों नहीं। देखो किसी देश में कोयला होता है तो किसी देश में पानी, तो किसी देश में तेल। अब देखो मान लो इंडिया को रख लो, ठीक है। इंडिया आत्मनिर्भर कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तेल के कुएं कहाँ हैं उतने ज़्यादा हैं, कहीं एक आध होगा तो होगा, नहीं तो नहीं है। कहाँ से अपन लोग या तो यूएसए से मंगाते हैं या यूएई से मंगाते हैं, और उसके पीछे और भी जगह से मंगाते हैं, कहाँ से मंगाते हैं वो तो आपको पता होगा। तो इसका मतलब आलसी वाला बात गलत है। वह सब कुछ पैदा और उत्पादित करना असंभव है जिसकी एक देश को ज़रूरत होती है, ठीक है। एक देश को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, हाँ या ना। तो सब कोई देश थोड़ी पैदा कर सकता है हर एक चीज़। ड्रैगन फ्रूट इंडिया में थोड़ी इतनी जल्दी आसानी से उगाए जा सकते हैं, थोड़े बहुत स्केल पे शुरुआत हो गई है ना। और किसी किसी देश में यही व्यापार है, हाँ या ना। एक मौसम का इफेक्ट होता है बहुत ज़्यादा। अब मान लो आप सेब को यहाँ अपने यूपी में उगाना चाहो, सेब के पेड़ कैसे जम जाएंगे भाई, नहीं होंगे ना। हाँ सेकेंड ऑप्शन सही गया। चलिए नेक्स्ट, रत्ना और सांत्वना की वर्तमान आय का अनुपात कितना है, ये रहा 5/4। चलो 5x + 4 मान लो यार, 5x + 4x 19 साल बाद प्लस के 19 कर दो, इसको अलग तरीके से करा दे रहे, वो डायरेक्ट करा दिया था हमने। उनकी आय का अनुपात कितना हो जाएगा, 10 ठीक है 10:9। क्लियर बात है, हाँ या ना, ठीक है। चलो अगर मल्टीपल कर दो 9×5 = 45x 19 × 171 बराबर 40x + 190। यहाँ से इधर ले आओगे तो 5x बचेगा, 5x ये उधर ले जाओगे तो 19 बचेगा। x बराबर कितना बचेगा, 19/5। ये वाली बात उसने पूछा है। रत्ना की आय क्या होगी, रत्ना की आय कितनी है, 5x। तो 5 × x की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट कर लिए 19/5, 5 से 5 कैंसिल आउट। रत्ना की आय कितनी बची, 19 साल। एज के 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिले और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है भैया। चलिए आगे हमसे कह रहा है कि ABCDE सबसे हल्का कौन है, ये अपन कैसे बता सकते हैं। पहला स्टेटमेंट की बात करो, जो C है B और E से भारी है। मैंने कहा जो C है B एंड E से भारी है, आगे की बात करो। लेकिन D से हल्का है, इसका मतलब D इधर आ जाएगा। अब उसने पूछा सबसे हल्का कौन है, सबसे हल्का कौन है ना, सबसे हल्का कौन है। अभी तो नहीं बता सकते इससे, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। अभी तो 4 ही लोगों की बात की, 5 की। D सबसे भारी नहीं है, तो D से भारी कोई होगा, वो कौन है, A। नया नाम होगा, A हो गया। अरे भाई हाँ A हो गया। अभी भी अगर ये हमसे पूछता सबसे भारी कौन है तो अपन बता देते A, लेकिन सबसे हल्का B और E में अपन अभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब न तो कथन 1 नहीं 2, किसी से उत्तर नहीं दे सकते हो। कहाँ गया, सबसे हल्का कौन है, C है, B और E से भारी है, तो ये बराबर कैसे मान सकते हो हम इनको। इनमें सबसे हल्के की बात आएगी नहीं मेरे भाई, दोनों के एक साथ प्रश्न उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। हाँ ये नहीं इसके नीचे छप गया था, इसलिए 4th ऑप्शन। चलिए एक बॉक्स, जो बॉक्स दे रखे 5 है, 5 बॉक्स का वजन 30 किलोग्राम, 40 किलोग्राम, 40 किलोग्राम, 70 किलोग्राम, 90 किलोग्राम। निम्नलिखित में से सब किसी भी संयोजन से कुल वजन कौन सा नहीं हो सकता है, कौन सा नहीं बनेगा। अच्छा चलो इन दोनों को जोड़ो पहले तो। 90 और 70 कितना होता है, 160, ठीक है। 160 में और 40 जोड़ दो, 160 में 40 जोड़ दो, 200 बन जाएगा। तो 200 ऑप्शन नहीं होगा, ये हटा दो, इसको हटा दिया, ठीक है। 160 यहाँ तक बनाता है, इसमें 30 और जोड़ दो, 190, ये भी नहीं बनेगा, इसको भी हटा दो, ठीक है। अब देखो मेरे दोस्त, अगर हम क्या करते हैं, यहाँ से 70, ये देखो
70 और 30 कितना हो गया 100, 100 और 40 40 80, 100 और 80 कितना हो गया 180। ये भी ऑप्शन नहीं बन सकता है। इसका मतलब 3 चीज़ें तो बन सकती हैं, ठीक है, 3 चीज़ें तो अपनी बन सकती हैं। कौन सा नहीं बन सकता है? 210। किसी भी कॉम्बिनेशन से 210 नहीं बनेगा। क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट, सेम टाइप का सेम क्वेश्चन सेम चीज़ है, ठीक है। 5 बॉक्स का वजन ये है, दे रखा है, ठीक है। अलग है क्वेश्चन, समझना ये सेम नहीं है, क्योंकि वहाँ पे 40 40 दिए थे, यहाँ 40 50 दिए हैं, ठीक है। चलो अब अपन क्या करते हैं, 90 और 70 160, 160 में अगर 50 जोड़ो तो 210। इसका मतलब ये बन सकता है, इसको हटा दो, ये वाली बात कंप्लीट। अब देखो आगे बढ़ो। अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ो, 30 30 70, वो 30 70 100, 100 और 90, 100 और 90 190, ये भी बन गया, इसको हटा दो, ठीक है, हटा दो। अब मेरे दोस्त क्या कर सकते हैं, अब अपन देखो कि 60 160 था ना, यहाँ से 90 और 70 160, 160 में 40 जोड़ दो, कितना हो गया 200, 200 भी खत्म। कौन बचा 220, और 220 मुझे लग रहा है किसी भी संयोजन से नहीं बन सकता है, इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 220, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वह सबसे छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसको 25 40 156 से भाग देने पर क्या शेष फल प्रत्येक मामलों में 13 ही आए। तो इसका मतलब क्या करते हैं, इसका हम क्या लेते हैं, लासा। यहाँ देखो 25 को क्या लिख सकते हो, 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5, 25 को अगर तोड़ोगे तो 5 × 5 के टर्म्स में तोड़ सकते हो, हाँ या ना। 40 को जो तोड़ोगे तो इसको 8 के टर्म में तोड़ दो, क्योंकि 8 में वो भी टूट जाएगा, 8 पंजे 40, ठीक है। और 56 को कैसे तोड़ सकते हो, 8 7 56, ठीक है, 8 × 7। तो एक तो पेयर मेरे भाई ये बना 8 का, यहाँ 8 लिख लूँ। एक पेयर मेरा ये 5 का बना, 5 लिख लूँ। 7 और 5 अलग अलग बच्चे हैं, तो इनको भी लिखना पड़ेगा, इनको भी लिख लो, × 7। चलिए 8 पंजे 40, यहाँ से हो गया, और 40 पंजे 200, और 200 × 7 बराबर 1400। एलसीएम कितना आ गया 1400, और रिमाइंडर देखो ये तो पूरा एलसीएम आ गया, ठीक है। अगर रिमाइंडर 13 बच रहा है तो अपने को कुछ नहीं करना पड़ता है, 1400 प्लस का 13 बराबर 1413 जो है वो मेरा आंसर बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट एकदम करेक्ट आंसर है। वो ये तो छोटे छोटे कक्षा 5 और 6 में सवाल आते हैं, छोटी से छोटी संख्या बताओ, ये घंटे एक साथ कब बज सकती हैं, 1 घंटे इतने मिनट बाद बजती है, कोई दौड़ना शुरू करता है तो कितनी बार मिलेंगे, ये सब क्वेश्चन तो LCM SCF से, तो ये टॉपिक भी आप देख के जाना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। ये सारी की सारी बात पढ़ने के मतलब की नहीं होती, यहाँ से शुरू करते हैं। स्थिति पर तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता है, ये उसने बात बोली है कि कोई भी कंडीशन है उस पर तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता है। स्थिति गंभीर है, बिल्कुल तभी देखो तुरंत कार्रवाई कब की जाती है, जब कोई सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है, ठीक है। गंभीर है, पहला सही है। दूसरे की बात करो, तुरंत कार्रवाई संभव है। देखो संभव और असंभव वो बात अलग होती है, ठीक है, उसका कोई जिक्र नहीं किया उसने, सिर्फ ये बोला कि कार्रवाई की आवश्यकता है। संभव होना असंभव होना वो बात की बात है, इसलिए इस वाली बात पे संभव होने की वजह से कोई जिक्र नहीं कर सकते। कंक्लूजन एक फर्स्ट सही है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है उड़ीसा अभी एक अविकसित, ठीक है, राज्य है। दूसरा, गरीबी, बेरोजगारी और निरक्षरता जैसी समस्याएं हल नहीं हुई हैं, ठीक है, तभी तो अविकसित है वो, ठीक है। अब कह रहा है उड़ीसा प्रशासन की संवेदनशीलता पर्याप्त नहीं है। देखो मेरे भाई, देखो एक इतने बड़े राज्य को, ठीक है, एक आदमी के ऊपर थोड़ी हम ठीकरा फोड़ सकते हैं कि भैया सरकार ने अच्छा काम नहीं किया इसलिए अविकसित है। देखो हर किसी की जिम्मेदारी होती है, एक विकसित राज्य होना या विकसित देश होना, ठीक है, तो उसमें हर एक पर्सन की अहम भूमिका रहती है, न कि एक सिर्फ और सिर्फ सरकार एक उसका हिस्सा है, न कि सरकार की वजह से ही सब कुछ हो गया है। भाई रोजगार सिर्फ सरकार ही नहीं देती, रोजगार प्राइवेट सेक्टर भी तो देते हैं, ठीक है। और देखो गरीबी जब काम लोग करते हैं, उन्हें अवसर प्रदान होते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी होते हैं। ऐसा तो थोड़ी है कि सारे के सारे बच्चे सब के सब गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाएं, ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना। तो एक लोगों पे ठीकरापन नहीं फोड़ सकते हैं, ठीक है,
केवल प्रशासन उड़ीसा सरकार ही नहीं इसकी जिम्मेदार, इसलिए ये गलत है। यह ईश्वर की इच्छा है भाई, अविकसित होना ये सब भगवान की मर्जी थोड़ी है। भगवान चाहता कि हर किसी को चाहता कि आप बढ़ो, आप चीज़ों को आगे बढ़ो, अपने जीवन में उन्नति करो, है ना। आपका किस्मत साथ देती है, किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत और लगन ईमानदारी से करते हैं, हाँ या ना। एक लाइन भी तो है कि सफलता सिर्फ उन पे न्यौछावर करती है जो शिद्दत से मेहनत करते हैं, है ना। तो ये वाली बात तो बिल्कुल गलत है। ईश्वर पे ठीकरा नहीं फोड़ना चाहिए। भगवान सबको एक समान, सब देखो बच्चे, देखो ऐसे देख लिया करो ना, माँ बाप होते हैं ना, माँ बाप हर बच्चे के लिए मेहनत करना चाहते हैं, उसे अच्छा पढ़ाना चाहते हैं, उसे अच्छी एजुकेशन देते हैं। तो कोई एक बालक होता है वो सक्सेस होकर निकल जाता है और दूसरा नहीं हो पाता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनके माँ बाप ने उनके साथ अच्छा नहीं सोचा। ठीक है, माँ बाप सबके अच्छे सोचते हैं, दोनों के दोनों गलत। ठीक है, ये क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन था हमारा इस सेट का। अगले सेट में इसी तरह के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे एकदम धुआंधार तरीके से, और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।